हेलो फ्रेंड्स। एक बात जिसके बारे में चीन के बाहर लोगों को बहुत डाउट, बहुत कन्फ्यूजन रहती है, वो है चीन के सोशल सिस्टम्स के बारे में। किस तरह के सिस्टम है वहाँ पर, और स्पेसिफिकली दो सिस्टम्स के बारे में, एक सोशल सिस्टम और दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक तंत्र और सामाजिक ढांचा किस तरह का है चीन में। इन दोनों के बारे में अक्सर लोगों को कुछ डाउट रहता है, कुछ गलतफहमी रहती है कि किस तरह से वो लोग रहते हैं। कुछ अपने परसेप्शंस भी रहते हैं कि जो वेरीफाइड नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि इस तरह से रहते हैं। चीन के सोशल सिस्टम्स और इकोनॉमिक सिस्टम्स को, क्योंकि ये दोनों सिस्टम आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, क्लोजली इंटरकनेक्टेड हैं, इनको समझने से पहले हम पहले बात करते हैं जो हमारा इंडिया में सिस्टम है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड का सिस्टम है। क्योंकि इंडिया ने जो सिस्टम है वो बहुत क्लोजली अडॉप्ट किए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से, रहने के भी, इकोनॉमिक सिस्टम भी, सोशल सिस्टम भी। इंडियन सिस्टम्स आर वेरी मच अलाइन टू द वेस्टर्न सिस्टम्स। तो जो सोशल सिस्टम है जो इंडिया में हम मोस्टली फॉलो करते हैं वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। और जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है कैपिटलिज्म, नियरली फ्री कैपिटलिज्म विद सम अमाउंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। थोड़ा सा सोशलिज्म भी ऐड होता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सोशल स्कीम्स पर भी स्पेंड करती है। सबसे पहले डेमोक्रेसी के अलग अलग टाइप्स और वैरायटी हो सकती हैं। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है वो है इंडिविजुअल बेस्ड डेमोक्रेसी। इंडिविजुअल इसमें प्राइमरी इम्पोर्टेंस रखता है। इंडिविजुअल के ओपिनियन, वो क्या चाहता है, दैट इज़ ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस इन दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरह के लोकतंत्र में जो व्यक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम भी देखें तो हर किसी को पूरी तरह से कैपिटलिज्म है। आप पैसा कमा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं। फ्री कैपिटलिज्म। जो सोशल सिस्टम है इसमें जैसे हम नॉर्मली आजकल फैमिली लाइफ में भी देखते हैं, तो फैमिली स्ट्रक्चर इस टाइम किस तरह का है। हस्बैंड जॉब कर रहा है, वाइफ जॉब करती है, या हस्बैंड का अपना कुछ काम है, वाइफ का अपना कुछ काम है, दोनों का एक सेपरेट काम है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको एक ही डायरेक्शन में एक ही काम करना है। सो बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों फ्री हैं अपनी विल का, अपनी इच्छा का, जो काम उनको अच्छा लगता है वो करने का। और इसी तरह बच्चों से भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जब वो एडल्ट होंगे 18 साल के बाद या जैसे वो मैच्योर होंगे तो वो अपनी विल का ही काम करेंगे। ऐसा उनको कोई फोर्स नहीं है कि आपको ऐसा ही काम करना है। सो ये भी हो सकता है कि वो कोई और एक ही प्रोफेशन या लाइन चुनना चाहें जो उनके दोनों पेरेंट्स से कुछ अलग भी हो सकती है। सो इंडिविजुअल को इस सिस्टम में पूरी लिबर्टी है कुछ भी करने की या कुछ भी ना करने की। लेकिन ये इंडिविजुअल लिबर्टी ख़त्म हो जाती है अगर इकोनॉमिक लिबर्टी ना मिले। अगर इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है तो जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रह पाती, क्योंकि आप वो प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस आप वो काम कर ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। सन 1890-1900 के आसपास बंगाल में सूखा पड़ रहा था और रविंद्रनाथ टैगोर उस टाइम अपना पोइट्री में कैरियर बना रहे थे। सो ये है टाइप ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। डिस्पाइट बहुत हार्डशिप्स थी, सो कुछ ही लोग उस चीज़ को अफोर्ड कर पाते हैं, उस तरह के कैरियर को अफोर्ड कर पाते हैं जिसको वो वाकई परस्यू करना चाहते हैं। इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम वो उस कैरियर को परस्यू कर ही नहीं पाते। सो सोशल फ्रीडम, सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है सो डेमोक्रेसी भी ऑलमोस्ट मीनिंगलेस हो जाती है, क्योंकि आप अपनी इच्छा का काम उसके बाद नहीं कर पाते। सो ये सिस्टम है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में फॉलो होता है। इंडियन सिस्टम भी नियरली सिमिलर है, इसमें थोड़ी सी सोशलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। कैपिटलिज्म पूरी तरह से फ्री नहीं है। सो जो सोशल स्कीम्स हैं उस पर गवर्नमेंट स्पेंड करती है ताकि एक इक्विटेबल सोशल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सके। चाइना में जो सिस्टम है जिसे चाइनीज़ खुद कहते हैं, दिस इज सोशलिज्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक। समाजवाद है लेकिन चीन की कुछ खास विशेषताओं के साथ। सबसे पहले इनके सोशल सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें ये अक्सर माना जाता है कि ये एक तानाशाही है। सो सबसे पहले दोनों ही सिस्टम को देखते हैं, सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम। 1978 से पहले दोनों ही सिस्टम पूरी तरह से क्लोज थे। चाइनीज़ के सिस्टम को हम एक क्लोज नेट जॉइंट फैमिली की तरह समझ सकते हैं। एक क्लोज नेट जॉइंट फैमिली में 1978 से पहले किसी भी इंडिविजुअल मेंबर को कुछ भी अपना पर्सनल रखने का कोई अधिकार नहीं था। सो आर्थिक जो स्वतंत्रता थी उनकी वो पूरी तरह से कम्युनिटी के साथ थी।
सो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सब कम्युनिटी के लिए है। आपको इंडिविजुअल अपने लिए कुछ भी बनाने का कोई अधिकार नहीं है। 1978 से पहले इस तरह का जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम था। 1978 के बाद उन्होंने कैपिटलिज्म अडॉप्ट किया और इसको नाम दिया उन्होंने सोशलिज्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक। कैपिटलिज्म हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी वो चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। हम पूरी तरह से वेस्टर्न मॉडल को अडॉप्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफरेंसेस दैट आर सोसाइटी हैज़। हमारी सोसाइटी में कुछ डिफरेंस हैं जिसकी वजह से हम वेस्टर्न मॉडल को एज इट इज़ अडॉप्ट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि हम कम्युनिटी को प्रेफर करते हैं बजाय इंडिविजुअल के। सो वेस्टर्न मॉडल डेमोक्रेसी बेस्ड है इंडिविजुअल ओवर कम्युनिटी, इंडिविजुअल राइट्स आर सुप्रीम। और जो चाइनीज़ मॉडल है वो प्राइमरीली है कि कम्युनिटी कम्स फर्स्ट एंड इंडिविजुअल विल कम नेक्स्ट। सो जो कम्युनिटी के लिए अच्छा है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, दैट इज़ ऑटोमेटिकली गुड फॉर इंडिविजुअल। उसमें कोई किसी तरह की दो राय नहीं है। नाउ एनी सिस्टम कैन हैव प्रॉब्लम्स। किसी भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कैपिटलिज्म में अपनी समस्याएं हो सकती हैं, सोशलिज्म में अपनी समस्याएं हो सकती हैं, जॉइंट फैमिली की अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो कोई भी सिस्टम तब तक काम करता है जब तक वो समय के साथ अपने आप को अडॉप्ट करता है, बदलती हुई स्थितियों के साथ, बदलती हुई सिचुएशंस के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर पाता है। अगर कोई सिस्टम अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर सकता तो वो एक फेल सिस्टम हो जाता है। चाइनीज़ सिस्टम लगभग फेल सिस्टम डिक्लेयर हो चुका था। रशिया का सोशलिस्ट सिस्टम, कम्युनिस्ट सिस्टम फेल हो गया। चाइना का मॉडल भी ऑलमोस्ट फेल होने वाला था जब उन्होंने इस मॉडल में कुछ चेंजेस किए, लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता दी। चाइना का जो इकोनॉमिक और सोशल मॉडल है उसको अगर आप एक क्लोज नेट जॉइंट फैमिली ही समझेंगे तो आपको समझने में बहुत क्लैरिटी रहेगी। 1978 से पहले ये एक ऐसी जॉइंट फैमिली थी जिसमें किसी मेंबर को अपना पर्सनल कुछ भी रखने का कोई अधिकार नहीं था। जो भी घर परिवार में जो भी काम हो रहा है वो सब कुछ एक कलेक्टिव अकाउंट में जा रहा था और जो सेंट्रल लीडरशिप है वही डिसाइड करेगी कि अब उसको कैसे स्पेंड किया जाए। इस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती हैं। इस प्रॉब्लम को उन्होंने दूर किया 1978 में जब उन्होंने इंडिविजुअल मेंबर्स को अथॉरिटी दी कैपिटलिस्ट होने की, अपने लिए पर्सनल कैपिटल रखने की, जिससे कि वो और प्रोडक्शन जनरेट कर सकें, वेल्थ जनरेट कर सकें और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर कर सकें। तो ये चेंजेस 1978 में हुए और नियरली ये मॉडल उनका फेल हो गया था सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वाला जब इन्होंने एक इकोनॉमिक फ्रीडम दी, कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया और इस सिस्टम को सेव भी किया और उसको आगे भी बढ़ाया। सो चाइना ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, वो इसीलिए की क्योंकि उन्होंने अपने इंडिविजुअल मेंबर्स को अथॉरिटी दी, इकोनॉमिक फ्रीडम दी कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म में अभी जो हम चैलेंजेस देख रहे हैं बाकी दुनिया में और इवन चाइना में भी, वो नेचुरल चैलेंजेस है कैपिटलिज्म के कि जब एक व्यक्ति या ग्रुप के पास कैपिटल इकट्ठा हो जाता है तो वो कैपिटल को कॉर्नर कर लेता है, वो दूसरे लोगों को आगे बढ़ने का उतना मौका नहीं रह पाता। जो लोग एक बार किसी तरह के सेटअप बना चुके हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप बना चुके हैं, एसेट्स बिल्ड कर चुके हैं, दूसरे लोगों के लिए वो कॉर्नर आउट हो चुका है, वो अब उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे। सो ये एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, एक भेदभाव आ जाता है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है, पैसे से वो और इन्वेस्ट करके और रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे हैं, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं वो उसी प्रोपोर्शन में और पीछे जाते जा रहे हैं। ये एक कैपिटलिज्म का भी एक नेचुरल फॉल्ट है कि जब आप किसी को फ्रीडम दे देते हैं नंबर ऑफ़ एसेट्स एक्वायर करने की, सो वो उस एसेट्स को एसेट से एसेट्स बढ़ाता है और उसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। और इसका एक नुकसान ये होता है कि जो लोग अभी उस सर्कल में नहीं आए, उस तरह की वेल्थ जनरेट नहीं कर पाए, उनके लिए वो वेल्थ जनरेट करना या उस लेवल पे किसी तरीके से आ पाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। ये प्रॉब्लम चाइना भी इस टाइम फेस कर रहा है। पिछले दिनों बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने कर्टेल किया, बहुत सारी कंजम्पशन इंडस्ट्रीज़ को कर्टेल किया, बहुत सारे हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन थे जिनको उन्होंने पुश डाउन किया कि अब ये लिमिट आ चुकी है कैपिटलिज्म की, आपने कैपिटल बहुत जनरेट कर लिया, अब वो लेवल आ चुका है कि अब आपको वो अथॉरिटी नहीं दी जा सकती कि आप उस कैपिटल से एक ऐसा बेस बना लें जो स्टेट को ही थ्रेटन कर दें।
या आप स्टेट से भी बड़े बन जाए। बिजनेसमैन इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए कि उन्होंने इतने सारे रिसोर्सेज एक्वायर कर लिए कि अब वो सोसाइटी से ही ऊपर हो चुके हैं। सो उन्होंने कैपिटलिज्म को कंट्रोल किया है रिसेंटली, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम देख रहे हैं फ़िलहाल चाइना में। वेस्ट में हम प्रॉब्लम ऑलरेडी देख रहे हैं बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म, बिकॉज ऑफ एक्सेस ग्रीड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जो ग्रुप्स ऑलरेडी कैपिटल एक्वायर कर चुके हैं वो और एक्वायर कर रहे हैं, और जो उस लेवल पर नहीं है वो किसी भी तरह से उस सर्कल में नहीं आ पा रहे। सो जो गैप है जिनके पास है और जिनके पास नहीं है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा डाउट लोगों को ये रहता है कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है। चाइना में तो तानाशाही है, चाइना में तो डिक्टेटरशिप है, ये सिस्टम कैसे चल सकता है, ये कैसे फेल हो सकता है। सो ये कुछ उसी तरह की बात है कि जैसे एक न्यूक्लियर फैमिली से जो न्यूक्लियर फैमिली के बैकग्राउंड से जो आया है उसको बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि एक 70 मेंबर्स वाली परिवार किस तरह से चल सकता है। तो उसको हमेशा ये लगता है कि जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो ही सर्वाइव कर सकते हैं। 70 लोगों का परिवार एक जॉइंट फैमिली में एक डायरेक्शन में कैसे चल सकता है। और जैसे ही कोई किसी बच्चे की नई शादी होती है तो सबको ये अज्यूम करने लगते हैं कि अब ये नई शादी हुई है, अब तो ये घर ब्रेकअप होगा ही होगा। हो भी सकता है बिकॉज वी नेवर नो कि प्रेशर किस जगह बिल्ड हो रहा है एक जॉइंट फैमिली में, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज्ड। बहुत ज़्यादा डिटेल बाहर नहीं आ पाती। लेकिन इस तरह की अजम्पशन जो चाइना के बारे में की जाती है जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी तरह का प्रोटेस्ट करती है, किसी तरह का प्रोटेस्ट सामने आता है कि अब तो जो तानाशाही है अब उससे ब्रेकअप होने वाला है, चाइना का ब्रेकअप होने वाला है, जो कि बहुत ही एक अनइन्फॉर्म्ड अजम्पशन है। जैसे एक न्यूक्लियर फैमिली वाला फैमिली के बैकग्राउंड वाला एक जॉइंट फैमिली को देखता है तो उसे बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि ये कैसे सिस्टम में चल सकता है। और उतना ही सरप्राइजिंग एक जॉइंट फैमिली वाले को भी लगता है जब वो एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ देखता है कि ये लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी डिफ़िकल्टीज़। हाउ कैन एन इंडिविजुअल यूनिट सर्वाइव। तो दोनों को ही अपने अपने सिस्टम बहुत अलग लगते हैं। लेकिन ये अज्यूम करना कि वहाँ पे सिस्टम नहीं चलेगा, ये एक अनइन्फॉर्म्ड चीज़ है। उन्होंने अपना सिस्टम मैनेज किया है, उसको मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग टू टाइम। रीज़नेबल फ्रीडम भी दी है लोगों को पैसा कमाने की, पैसा अपने हाथ में रखने की, जिसकी वजह से उनका सिस्टम सर्वाइव किया है 1978 के बाद। सिस्टम में किसी जगह प्रेशर बिल्ड हो सकता है बिकॉज इट इज़ ए क्लोज सिस्टम। नोबडी नोज़ वेयर द प्रेशर इज़ बिल्डिंग। कहाँ से ब्रेकअप हो भी सकता है, नोबडी नोज़। बट फॉर नाउ सिस्टम इज़ वर्किंग वेल। और जो सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी नहीं है, तो चाइना की जो डेमोक्रेसी है वो उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है जैसे इंडिया में या वेस्टर्न वर्ल्ड में है। चाइना में एक सिंगल पार्टी सिस्टम है, और जो पार्टी है जब तक पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है तब तक उनकी डेमोक्रेसी कंट्री में है। अगर पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो ये डिक्टेटरशिप में बदल सकता है। क्योंकि पार्टियां क्या करती हैं, पार्टियां आपको अलग अलग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये पिछड़े वर्ग की पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी है, ये सोशलिस्ट पार्टी है। तो अलग अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है जिनकी आवाज़ जाती है ऊपर तक, जाती है टॉप डिसीजन मेकिंग तक जाती है, और उनको भी अपना कुछ जो हिस्से का मिलना चाहिए वो मिलता है। सो यही काम पार्टीज़ करती हैं चाइना में। क्योंकि एक पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के जो कैडर्स हैं वो वेरियस डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। कोई उसमें एलिजिबिलिटी की उस तरह की कंडीशन नहीं है कि कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर बन सकता है, कोई भी उसमें टिल सम ईयर्स बैक, कुछ टाइम पहले तक कोई भी उसमें राइज अप कर सकता था। अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो कैडर्स हैं वो लोअर रैंक से राइज हुए हैं। उन्होंने अपने आप को अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर प्रूव किया है, और उसके बाद वो राइज अप हुए हैं। सो कम्युनिस्ट पार्टी में डेमोक्रेसी है, जिसकी वजह से इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहा जा सकता एज फार एज नाउ। मे बी बिकॉज एट प्रेजेंट देर आर सम कर्ब्स दैट इज़ गोइंग ऑन विद इन द पार्टी में इस टाइम कुछ चेंजेस हैं। अगर ये इंटरनल डेमोक्रेसी कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं रहती तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों को वॉइस ना मिले बोलने की, अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने की, विच कैन टर्न आउट टू बी अ डिक्टेटरशिप। जब तक कम्युनिस्ट पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, चाइना इज़ नॉट अ डिक्टेटरशिप, इट इज़ अ डेमोक्रेसी, इट इज़ अ सोशलिज्म विद अ डिफरेंस, विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स।